तारीख थी 26 जून 1985। जगह थी मुंबई का कूपरेज फुटबॉल ग्राउंड। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग किसी एसी हॉल या होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं, बल्कि एक खुले फुटबॉल स्टेडियम में हो रही थी। वहां करीब 12,000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स मौजूद थे। धूप थी, पसीना था, लेकिन उस भीड़ की आंखों में एक चमक थी। वो वहां किसी नेता या किसी फिल्म स्टार को देखने नहीं आए थे। वो वहां आए थे एक ऐसे आदमी को सुनने जिसने उन्हें अमीर बनने का सपना दिखाया था। एक ऐसा आदमी जिसने इंडिया के मिडिल क्लास को बताया था कि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। उस स्टेडियम के बीच सफेद कपड़ों में एक शख्स खड़ा था, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में एक अजीब सी जिद। जब उसने माइक हाथ में लिया और अपने हैवी गुजराती एक्सेंट में कहा, मेरे शेयर होल्डर्स, तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एजी कृष्णमूर्ति अपनी किताब धीरूभाई अंबानी अगेंस्ट ऑल ऑड्स में लिखते हैं कि धीरूभाई अपनी एजीएम में शेयर धारकों से ऐसे बात करते थे जैसे वो अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहे थे। उस वक्त इंडिया में लाइसेंस राज का दौर था। सुई से लेकर जहाज तक बनाने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, टाटास, बिरलास, वाडियास, जो आजादी से पहले से बिजनेस कर रहे थे, उनका दबदबा था। लेकिन उन सबके बीच एक स्कूल टीचर का बेटा जो कभी यमन में पेट्रोल पंप पर काम करता था, वो इंडिया के बिजनेस रूल्स को रीराइट कर रहा था। लोग उसे पुलिस्टर प्रिंस बुलाते तो दुश्मन उसे मैनिपुलेटर कहते थे। सरकारें उसे पावरफुल मानती थी, लेकिन इंडिया का आम आदमी उसे अपना हीरो मानता था। ये कहानी सिर्फ धीरूभाई अंबानी की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जिसे उन्होंने तोड़ा, उन नियमों की जिन्हें उन्होंने अपने हिसाब से मोड़ा, और उस जुनून की जिसने एक चौल के कमरे से निकलकर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। ये कहानी है जुगाड़, जिद और जंग की। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव, और ये किस्सा है धीरूभाई अंबानी का। इस कहानी को समझने के लिए हमें कूपरेज ग्राउंड की उस भीड़ से निकलकर थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। साल था 1932, तारीख 28 दिसंबर। गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है चोरवाड़। वहां एक बहुत ही साधारण मोद बनिया परिवार में धीरूभाई हीराचंद अंबानी का जन्म हुआ। पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक स्कूल टीचर थे। गीता पीरामल अपनी मशहूर किताब बिजनेस महाराजाज में लिखती हैं, घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन धीरूभाई के सपनों में कोई कमी नहीं थी। उस दौर में टीचर्स की सैलरी से घर चलाना ही मुश्किल होता था, सेविंग्स तो भूल ही जाइए। बचपन से ही धीरूभाई को यह बात समझ आ गई थी कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। पढ़ाई में उनका मन बहुत ज्यादा नहीं लगता था, उनका मन लगता था धंधे में। कहते हैं कि जब वो स्कूल में थे तब महाशिवरात्रि के मेले में वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाठिया बेचा करते थे। ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये एक एक्सपेरिमेंट था। उन्हें प्रॉफिट कमाने में मजा आता था और इसे उनकी बिजनेस लर्निंग माना गया, डिमांड और सप्लाई को समझना। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट उनकी जिंदगी में तब आया जब वो महज 16-17 साल के थे। 1948 का साल था। इंडिया को आजादी मिले बस 1 साल हुआ था। घर के हालात ऐसे थे कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ा। उस जमाने में गुजरात के बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए विदेश जाते थे, खास तौर पर अदन, जो अब यमन में है। धीरूभाई के बड़े भाई रमणीक लाल पहले से ही वहां थे, तो धीरूभाई ने भी अपना बोरिया बिस्तर बांधा और जहाज पकड़कर पहुंच गए अदन। अदन उस वक्त एक फ्री पोर्ट था। दुनिया भर के जहाज वहां आते थे। वहां अलग अलग करेंसीज, अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग तरह के बिजनेसेस होते थे। ये धीरूभाई के लिए किसी बिजनेस स्कूल से कम नहीं था। वहां उन्हें एक फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी ए बेसिस एंड कंपनी में नौकरी मिल गई। यह कंपनी शेल प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटर थी। उस वक्त धीरूभाई की सैलरी थी महज 300 रुपए महीना। काम क्या था? एक गैस स्टेशन पर गाड़ियों में पेट्रोल भरना और क्लर्क का काम संभालना। लेकिन धीरूभाई सिर्फ पेट्रोल नहीं भर रहे थे, वो ऑब्जर्व कर रहे थे। वो देख रहे थे कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे काम करता है, ऑयल कंपनीज कैसे ऑपरेट करती है। यहीं पर एक किस्सा बहुत मशहूर है जिसे हैमिश मैकडोनाल्ड ने अपनी किताब द पुलिस्टर प्रिंस में बहुत ही दिलचस्प तरीके से दर्ज किया है। यह किस्सा उनकी आर्बिट्रेज वाली सोच को दर्शाता है। आर्बिट्रेज मतलब एक जगह से सस्ता खरीदना और दूसरी जगह महंगा बेचना, बिना किसी रिस्क के।
उस वक्त अदन में रियाल करेंसी चलती थी जो चांदी के सिक्कों से बनी होती थी। धीरू भाई ने नोटिस किया कि उस सिक्के में जो चांदी है उसकी वैल्यू उस सिक्के की फेस वैल्यू से ज्यादा है। मतलब अगर वो सिक्का बाजार में 1 रुपए का चल रहा है तो उसे पिघलाकर जो चांदी मिलेगी वो 1.5 रुपए की है। आम आदमी क्या करता? शायद इस बात को इग्नोर कर देता, लेकिन धीरू भाई ने ऐसा नहीं किया। मैकडॉनल्ड लिखते हैं कि उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स और कुछ दोस्तों से उधार लेकर रियाल जमा करने शुरू कर दिए। वो उन सिक्कों को पिघलाते और चांदी को बुलियन मार्केट में, खासकर लंदन के सर्राफा बाजार में बेच देते। रिस्क जीरो, प्रॉफिट पक्का। यह सिलसिला तब तक चला जब तक सरकार को भनक नहीं लगी और उन्होंने वो सिक्के बंद नहीं कर दिए। जब बाद में इंटरव्यू में उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, मैं कोई इल्लीगल काम नहीं कर रहा था, मैं बस डिमांड और सप्लाई के गैप को फिल कर रहा था। या जैसा मैकडॉनल्ड अपनी किताब में कोट करते हैं, मैं बस वो देख पा रहा हूं जो दूसरे नहीं देख पा रहे। यही फिलॉसफी उनकी पूरी जिंदगी रही। गैप ढूंढो और उसे भर दो, नियम बाद में देखे जाएंगे। अदन में कुछ साल काम करने के बाद 1958 में धीरू भाई इंडिया वापस आ गए। उनकी जेब में करीब 500 से 600 पाउंड थे, यानी लगभग 15,000 रुपए। उस समय के हिसाब से यह ठीक ठाक रकम थी, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं थी कि कोई एम्पायर खड़ा किया जा सके। वो मुंबई आए, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था। उस वक्त बॉम्बे सपनों का शहर तो था, लेकिन वहां जगह बनाना आसान नहीं था। धीरू भाई भुलेश्वर के जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से चौल के कमरे में अपने परिवार के साथ रहने लगे। एक कमरे का घर, कॉमन टॉयलेट और सैकड़ों पड़ोसी। लेकिन धीरू भाई का दिमाग चौल में नहीं, ग्लोबल मार्केट में चल रहा था। उन्होंने मस्जिद बंदर के नरसीनाथ स्ट्रीट पर एक छोटा सा ऑफिस लिया। ऑफिस भी क्या, बस 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा, जिसमें एक टेबल, 3 कुर्सियां और एक शेयर टेलीफोन था। कंपनी का नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। शुरुआत में उन्होंने मसालों का बिजनेस शुरू किया। वो इंडिया से अदरक, हल्दी और दूसरे मसाले यमन और गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे। वहां उनके अदन वाले कॉन्टैक्ट्स काम आए, लेकिन मसालों में मार्जिन कम था। धीरू भाई को कुछ बड़ा चाहिए था। उस वक्त इंडिया में एक नई तरह की डिमांड पैदा हो रही थी। वो थी सिंथेटिक फाइबर की, यानी पॉलिस्टर। तब तक इंडिया में लोग कॉटन पहनते थे। कॉटन अच्छा था, लेकिन मेंटेन करना मुश्किल, जल्दी फट जाता था, बार बार प्रेस करनी पड़ती थी। पॉलिस्टर शाइनी था, ड्यूरेबल था और उसे प्रेस करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी थी कि पॉलिस्टर इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल और महंगा था। मिन्हाज मर्चेंट अपनी किताब आदित्य विक्रम बिरला में लिखते हैं, धीरू भाई ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर भारत में व्यापार करना है तो दिल्ली के गलियारों को साधना होगा। धीरू भाई ने यहां भी एक लूप होल ढूंढ निकाला। सरकार की एक स्कीम थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। इसके तहत अगर आप इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट करते थे, जैसे मसाले, तो सरकार आपको बदले में कुछ इंपोर्ट करने का लाइसेंस देती थी, जिसे रेप्लेनिशमेंट लाइसेंस कहा जाता था। धीरू भाई ने स्कीम को निचोड़ लिया। वो लॉस में मसाले एक्सपोर्ट करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें इंपोर्ट लाइसेंस मिल सके। और उस लाइसेंस से वो क्या इंपोर्ट करते थे? पॉलिस्टर यार्न। वो मसालों में नुकसान उठाते, लेकिन जब वो इंपोर्ट किया हुआ पॉलिस्टर यार्न इंडिया के मार्केट में बेचते तो 300 से 400% का मुनाफा कमाते। ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। कॉम्पिटिटर्स हिसाब लगाते रह जाते कि यार ये आदमी लॉस में एक्सपोर्ट कैसे कर रहा है। उन्हें यह नहीं पता था कि असली खेल एक्सपोर्ट में नहीं, इंपोर्ट में चल रहा है। 1966 आते आते धीरू भाई सिर्फ ट्रेडर बनकर खुश नहीं थे, उन्हें मैन्युफैक्चरर बनना था। अपना माल, अपनी मिल। उन्होंने अहमदाबाद के पास नरोडा में अपनी पहली टेक्सटाइल मिल लगाई। उस वक्त उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं था। लोग कहते हैं कि मिल लगाते वक्त उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मिल की इनॉग्रेशन पर बड़ी पार्टी दे सके, लेकिन उनका विजन क्लियर था। बेस्ट क्वालिटी मशीनरी, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। उन्होंने अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम रखा विमल। ये नाम उनके बड़े भाई रमणिक लाल के बेटे विमल के नाम पर रखा गया था। एजी कृष्णमूर्ति, जो लंबे समय तक रिलायंस के विज्ञापन विभाग से जुड़े रहे, अपनी किताब धीरू भाई अंबानी अगेंस्ट ऑल ऑड्स में बताते हैं कि मिल लगाना एक बात थी और कपड़ा बेचना दूसरी। उस समय टेक्सटाइल मार्केट में होलसेलर्स का राज था और ये होलसेलर्स पुराने मिल ओनर्स जैसे कि बॉम्बे डाइंग, सेंचुरी टेक्सटाइल के वफादार थे। उन्होंने धीरू भाई के कपड़े को मार्केट में रखने से मना कर दिया। एक तरफ से एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स ने उनकी रैगिंग लेनी शुरू कर दी। अगर कोई और होता तो शायद हार मान लेता या होलसेलर्स के पैर पकड़ता, लेकिन धीरू भाई ने क्या किया? उन्होंने होलसेलर्स को बाईपास कर दिया।
कृष्णमूर्ति लिखते हैं, धीरू भाई ने सीधे छोटे दुकानदारों से संपर्क किया। उन्होंने अपनी कार में कपड़े के नमूने रखे और खुद दुकान दुकान जाकर अपना कपड़ा दिखाया। उन्होंने इंडिया के छोटे छोटे शहरों में जाकर दुकानदारों को कहा, मेरा कपड़ा रखो, अगर बिका तो पैसे देना, नहीं बिका तो वापस दे देना। और उन्होंने एक टैगलाइन दी जो इंडिया के हर घर में गूंज उठी, ओनली विमल। विमल की मार्केटिंग इतनी एग्रेसिव थी कि उसने इंडिया के फैशन सेंस को बदल दिया। टीवी, रेडियो, अखबार, हर जगह सिर्फ विमल ही था। उन्होंने क्रिकेटर्स, बॉलीवुड स्टार्स को यूज किया। नतीजा यह हुआ कि कस्टमर्स दुकान पर जाकर सूट का कपड़ा नहीं मांगता था, वो कहता था, भैया विमल वाला देना। यह एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ धीरू भाई की पहली बड़ी जीत थी। उन्होंने सप्लाई चेन के नियमों को तोड़कर अपना रास्ता खुद बनाया था। अब कहानी में वो मोड़ आता है जिसने धीरू भाई को बिलियनियर और रिलायंस को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाया। मिल लग गई थी, प्रोडक्ट हिट था, अब बारी थी एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन के लिए चाहिए था बहुत सारा पैसा। उस वक्त कंपनियां एक्सपेंशन के लिए बैंक्स के पास जाती थी। बैंक सरकारी थे और वहां लोन लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। बड़े हाउसेस को तो लोन मिल जाता था, लेकिन धीरू भाई अभी भी आउटसाइडर थे। तो धीरू भाई ने फिर से एक अनकन्वेंशनल तरीका चुना। उन्होंने सोचा, बैंक के पास क्यों जाना, क्यों ना आम जनता से पैसा मांगा जाए। इस तरह 1977 में रिलायंस अपना आईपीओ लेकर आया। लेकिन उस वक्त इंडिया में शेयर मार्केट को सट्टा बाजार समझा जाता था। आम आदमी अपनी सेविंग्स बैंक में या पोस्ट ऑफिस में रखता था, शेयर्स में नहीं। धीरू भाई ने इसे बदलने का फैसला किया। उन्होंने मिडिल क्लास को टारगेट किया। उन्होंने अपनी एजीएम्स में, अपने ब्रोशर्स में गुजराती और हिंदी में बात की। उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर आप रिलायंस के शेयर्स खरीदोगे तो आप सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं खरीद रहे, आप रिलायंस के पार्टनर बन रहे हो। मैं बढ़ूंगा तो आप भी बढ़ोगे। और उन्होंने अपना वादा निभाया भी। रिलायंस के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया। जिसने 1977 में 1000 रुपए लगाए थे, कुछ ही सालों में वो लाखों में खेल रहा था। टैक्सी ड्राइवर्स, पान वालास, टीचर्स, पेंशनर्स सब रिलायंस के शेयर होल्डर्स बन गए। यही वजह थी कि 1985 में जब कूपरेज ग्राउंड में एजीएम हुई तो वो शेयर होल्डर्स अपने भगवान को देखने आए थे। धीरू भाई ने इंडिया में इक्विटी कल्ट पैदा किया। उन्होंने कैपिटलिज्म को डेमोक्रेटाइज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे धीरू भाई का कद बढ़ रहा था, उनके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। और अब हम उस घटना की तरफ बढ़ते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा थ्रिलर मानी जाती है। साल था 1982। रिलायंस के शेयर प्राइसेस आसमान छू रहे थे। इससे कई पुराने बिजनेस हाउसेस और कोलकाता के बहुत बड़े ब्रोकर्स, जिनका एक ग्रुप था जिसे बेयर कार्टेल कहते थे, उनको जलन हो रही थी। इस बेयर कार्टेल का काम था शेयर्स को शॉर्ट सेल करना। शॉर्ट सेलिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपके पास शेयर्स नहीं है, फिर भी आप उसे बेच देते हो इस उम्मीद में कि जब प्राइस गिरेगा तो आप सस्ता खरीदकर डिलीवरी दे दोगे। बीच का प्रॉफिट आपका। 18 मार्च 1982 बेयर कार्टेल ने रिलायंस के शेयर्स पर हमला बोल दिया। उन्होंने धड़ाधड़ शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। उनका प्लान था रिलायंस का शेयर प्राइस गिरा देना। पैनिक फैल जाएगा और धीरू भाई बर्बाद हो जाएंगे। उनके इस मूव से शेयर प्राइस 131 रुपए से गिरकर 121 रुपए तक आ गया। मार्केट में हाहाकार मच गया। सबको लगा कि आज रिलायंस डूब जाएगा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जितने भी शेयर्स ये बेयर्स बेच रहे थे, कोई उन्हें खरीद रहा था। बेयर्स ने 1 लाख शेयर्स बेचे, किसी ने खरीद लिए। उन्होंने 2 लाख बेचे, वो भी बिक गए। बेयर्स को लगा कि ये धीरू भाई खुद खरीद रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना कैश कहां से आएगा। दिन खत्म होते होते करीब 11 लाख शेयर्स बेचे गए और वो सारे के सारे खरीद लिए गए। खरीदने वाले थे फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस। ये एक साए जैसी एंटिटी थी। असल में ये मिडिल ईस्ट के कुछ इन्वेस्टर्स और धीरू भाई के वफादार ब्रोकर्स का नेटवर्क था। असली खेल तो शुक्रवार को हुआ। उस दिन था सेटलमेंट डे। उस वक्त स्टॉक मार्केट का नियम था कि अगर आपने शेयर्स बेचा है तो या तो आपको शेयर्स की डिलीवरी देनी होगी, यानी शेयर्स सौंपने होंगे, या फिर अंधा बदला, यानी कि पेनल्टी देनी होगी। बेयर्स को पूरा यकीन था कि खरीदने वाला यानी रिलायंस कैंप सेटलमेंट मांगेगा ही नहीं, वो सिर्फ बदला यानी इंटरेस्ट लेकर बात खत्म कर देगा, क्योंकि 11 लाख शेयर्स खरीदने के पैसे किसी के पास नहीं हो सकते। लेकिन धीरू भाई ने अपना दांव चला। उन्होंने डिमांड कर दी, डिलीवरी लाओ।
बेयर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पास शेयर्स थे ही नहीं। उन्होंने तो हवा में बेचे थे। अब उन्हें मार्केट से शेयर्स खरीद कर डिलीवरी देनी थी, लेकिन मार्केट में शेयर्स बेचने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि सारे शेयर्स तो धीरू भाई कैंप ने पहले से ही खरीद लिए थे। अब बेयर्स फंस गए। शेयर प्राइस जो गिराना चाहते थे वो रॉकेट बन गया। 150, 160, 180। बेयर्स को मुंह मांगी कीमत पर शेयर्स खरीदने पड़े ताकि वो डिलीवरी दे सके। सुचेता दलाल, जिन्होंने हर्षद मेहता घोटाले का पर्दाफाश किया था, उस दौर का जिक्र करते हुए बताती हैं कि कैसे इस एक इंसिडेंट ने कोलकाता के बेयर कार्टेल की कमर तोड़ दी। कई ब्रोकर्स बैंकरप्ट हो गए। धीरू भाई ने साबित कर दिया कि वो शेयर मार्केट के शेर हैं और उनके जंगल में शिकार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगले कुछ दिनों तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद रहा क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हो गया था। यह थी धीरू भाई की पावर। उन्होंने सिस्टम को उसी के खेल में हरा दिया था। स्टॉक मार्केट जीतने के बाद धीरू भाई का अगला युद्ध था मीडिया के साथ। 80 के दशक के मिड में धीरू भाई के सबसे बड़े क्रिटिक बनकर उभरे रामनाथ गोयंका, जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मालिक थे। यह लड़ाई बिजनेस राइवलरी से शुरू हुई थी। ऐसा माना जाता है कि नुस्ली वाडिया, जो बॉम्बे डाइंग के मालिक थे, और धीरू भाई के बीच टेक्सटाइल मार्केट में डोमिनेंस को लेकर जंग छिड़ी थी। रामनाथ गोयंका नुस्ली वाडिया के करीबी थे। वीर सांघवी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि गोयंका को लगता था कि धीरू भाई सरकार को अपनी जेब में रखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने रिलायंस के खिलाफ आर्टिकल्स की एक सीरीज छापनी शुरू की। इन आर्टिकल्स को लिखने वाले थे एस गुरुमूर्ति और अरुण शौरी। उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। इंडियन एक्सप्रेस में मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के कार्टून छपते थे, जिनमें धीरू भाई को परोक्ष रूप से निशाना बनाया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि रिलायंस ने मशीन्स इंपोर्ट करने में घपला किया है। उन्होंने बैंक से लिमिट से ज्यादा लोन लिया है। उन्होंने शेल कंपनीज बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की है। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन होती थी, रिलायंस लोन मेला। हैमिश मैकडोनाल्ड ने तो यहां तक लिखा कि उस समय ऐसा लगता था कि देश में दो सरकारें चल रही हैं, एक राजीव गांधी की सरकार और दूसरी रामनाथ गोयंका की, जो सिर्फ धीरू भाई को गिराने के लिए काम कर रही थी। हर सुबह अखबार आता और रिलायंस की धज्जियां उड़ती। संसद में हंगामा होता। सरकार पर दबाव बनता कि रिलायंस की जांच की जाए। ये धीरू भाई के लिए सबसे मुश्किल दौर था। एक तरफ उनकी हेल्थ खराब हो रही थी, दूसरी तरफ उनकी रेपुटेशन पर डेली हमले हो रहे थे। इसी दौरान फरवरी 1986 में 53 साल की उम्र में उन्हें पहला हार्ट स्ट्रोक आया। उनका दाहिना हिस्सा पैरालाइज हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि यह स्ट्रेस की वजह से हुआ है, लेकिन धीरू भाई टूटने वालों में से नहीं थे। अस्पताल के बिस्तर से भी वो काम करते रहे। उन्होंने इस मीडिया वॉर का जवाब अपने अंदाज में दिया। कहा जाता है कि उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को जवाब देने के लिए खुद का अखबार या चैनल नहीं खोला, बल्कि उन्होंने सिस्टम को ही मैनेज कर लिया। उनका मानना था, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चलता रहता है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में उठाए गए मुद्दे टेक्निकल तौर पर सही थे, लेकिन धीरू भाई के सपोर्टर्स का कहना था कि धीरू भाई जो कर रहे थे वो उस वक्त के रिस्ट्रिक्टिव लॉज से बचने के लिए जरूरी था। अगर वो हर नियम मानते तो इंडिया में वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी या फैक्ट्री कभी बन ही नहीं पाती। अंत में यह लड़ाई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। रामनाथ गोयंका का देहांत हो गया, सरकारें बदल गईं, लेकिन रिलायंस बढ़ता रहा। धीरू भाई ने साबित कर दिया कि न्यूज़पेपर हेडलाइन से बिजनेस एम्पायर नहीं गिराए जा सकते। धीरू भाई अंबानी का जीनियस सिर्फ बिजनेस टैक्टिक्स में नहीं था, उनकी साइकोलॉजी में भी था। वो इंडिया की साइकोलॉजी को समझते थे। उनका एक फेमस कोट है, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। मुकेश अंबानी ने सिमी गरेवाल को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि पापा ने हमें सिखाया कि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। वो अक्सर कहते थे, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। जब पाताल गंगा में उनकी फैक्ट्री बन रही थी तो इंजीनियर्स ने कहा कि इसे बनने में 3 साल लगेंगे। धीरू भाई ने कहा, मुझे ये 18 महीने में चाहिए। इंजीनियर्स ने कहा, सर ये इम्पॉसिबल है। धीरू भाई ने जवाब दिया, इम्पॉसिबल शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। बताओ क्या चाहिए? पैसा, मैन पावर, सब मिलेगा, बस काम 18 महीने में होना चाहिए। और वो फैक्ट्री 18 महीने में बनकर तैयार हो गई। ये थी उनकी स्पीड। उनका मैनेजमेंट स्टाइल बहुत देसी था। वो अपने एम्प्लॉयज के नाम जानते थे। वो उनके कंधे पर हाथ रखकर बात करते थे। वो कहते थे, रिलायंस में हम काम नहीं करते, हम इतिहास बनाते हैं। उनकी दोस्ती के किस्से भी मशहूर हैं। मशहूर वकील नानी पालखीवाला उनके अच्छे दोस्तों में से थे।
कोका कोला इंडिया के पूर्व सीईओ और लेखक सोराबजी गोदरेज ने अपनी यादों में लिखा है कि धीरू भाई अपने पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूलते थे, चाहे वो अदन के दिनों के साथी हों या चोरवाड़ के पड़ोसी। उन्होंने कभी भी कोर कॉम्पिटेंस वाली थ्योरी में विश्वास नहीं किया। उस वक्त मैनेजमेंट गुरुज कहते थे कि एक ही काम करो जिसमें आप अच्छे हों। धीरू भाई ने कहा, मैं हर वो काम करूंगा जिसमें मुनाफा है। स्पाइस से यान, यान से टेक्सटाइल, टेक्सटाइल से फार्मास्यूटिकल, फिर ऑयल रिफाइनिंग, फिर टेलीकॉम। 2002 में जब रिलायंस इन्फोकॉम लॉन्च हुआ तो उनका सपना था कि इंडिया के गरीब से गरीब आदमी के हाथ में मोबाइल फोन हो। उस वक्त मोबाइल कॉल की कीमत 16 रुपए प्रति मिनट हुआ करती थी। धीरू भाई ने कहा, पोस्ट कार्ड की कीमत पर कॉल होनी चाहिए, और रिलायंस ने मॉनसून हंगामा लॉन्च किया और 501 रुपए में मोबाइल फोन दिया। उनकी टैगलाइन थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह उनकी पूरी जिंदगी का सार था। उन्होंने सच में दुनिया या कम से कम इंडिया अपनी मुट्ठी में कर लिया था। हालांकि धीरू भाई की कहानी अधूरी होगी अगर हम उनके पॉलिटिक्स के साथ रिश्तों पर बात ना करें। उनके क्रिटिक्स कहते थे कि रिलायंस की सक्सेस का राज उनकी इनोवेशन में नहीं बल्कि लाइसेंस मैनेजिंग में था। कहा जाता है कि दिल्ली के कॉरिडोर्स में धीरू भाई के पास हर ताले की चाबी थी। तवलीन सिंह अपनी किताब दरबार में लिखती हैं कि धीरू भाई जानते थे कि दिल्ली में कौन सी फाइल किस बाबू की मेज पर रुकी है और उसे आगे कैसे बढ़ाना है, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो, राजीव गांधी की हो या बाद में नरसिम्हा राव की। जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तब भी उन पर रिलायंस को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे थे, खासकर एनआरआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम को लेकर। एक मशहूर किस्सा है कि जब एक बार एक जर्नलिस्ट ने धीरू भाई से पूछा कि वो नेताओं को कैसे मैनेज करते हैं तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी जेब की तरफ इशारा किया। ये एक मेटाफर था या शायद हकीकत, या जैसा तवलीन सिंह ने कोट किया, उनका कहना था, मैं किसी को रिश्वत नहीं देता, मैं तो बस काम होने की फीस देता हूं। वो सलाम करने में विश्वास नहीं करते थे, वो पार्टनर बनाने में विश्वास करते थे। उन्होंने पॉलिटिशियंस को यह समझाया कि अगर रिलायंस बड़ा होगा तो देश बड़ा होगा, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी। रिलायंस ने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाई, जिससे इंडिया ऑयल इंपोर्ट करने वाले देश से ऑयल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया। लेकिन इस क्लोजनेस की कीमत भी चुकानी पड़ी। जब भी सरकार बदलती, रिलायंस पर छापे पड़ते। वीपी सिंह की सरकार के दौरान रिलायंस पर बहुत प्रेशर आया, लेकिन धीरू भाई एक कॉर्की की तरह थे। आप उन्हें पानी में कितना भी नीचे दबाओ, जैसे ही हाथ हटाओगे वो उछल कर ऊपर आ जाएंगे। फिर वो वक्त भी आया जब धीरू भाई अंबानी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। 6 जुलाई 2002 धीरू भाई अंबानी को दूसरा मेजर स्ट्रोक आया। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 15 दिनों तक वो वेंटिलेटर पर रहे। पूरा देश सांस रोककर देख रहा था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं हो रही थी, लेकिन इस बार कुदरत ने कोई डील करने से मना कर दिया। शाम को 6:50 पर द पुलिस्टर प्रिंस ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा में ऐसा जनसैलाब उमड़ा था जैसा किसी राजनेता या अभिनेता के लिए उमड़ता है। लाखों लोग सड़कों पर थे। ये वो लोग थे जिनकी जिंदगी धीरू भाई अंबानी ने बदली थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन धीरू भाई के जाने के बाद पीछे रह गया एक सवाल, उनकी वसीयत। धीरू भाई ने कोई क्लियर वसीयत नहीं छोड़ी थी। शायद उन्हें लगता था कि उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल राम और भरत की तरह मिलकर रहेंगे। मुकेश अंबानी जो सीरियस थे, एग्जीक्यूशन में मास्टर थे, और अनिल अंबानी जो फ्लैम्बॉयंट थे, फाइनेंस और मीडिया में अच्छे थे। लेकिन बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। धीरू भाई के जाने के कुछ ही साल बाद रिलायंस एम्पायर में दरार आ गई। दोनों भाइयों के बीच एक कड़वी लड़ाई हुई, जिसे सुलझाने के लिए उनकी मां कोकिलाबेन को बीच में आना पड़ा। 2005 में साम्राज्य का बंटवारा हो गया। मुकेश को मिला ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स यानी कि कोर बिजनेसेस, और अनिल को मिला टेलीकॉम, पावर और फाइनेंस यानी कि न्यू एज बिजनेसेस। आज 20-25 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें पता है कि उस बंटवारे का नतीजा क्या हुआ। एक भाई दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो गया और दूसरा कर्ज के बोझ तले दब गया। यह भी शायद धीरू भाई अंबानी की कहानी की एक ट्रेजिक आयरनी है। जो आदमी पूरी दुनिया को जोड़ना जानता था, उसका अपना घर बिखर गया। तो आखिर कौन थे धीरू भाई अंबानी? क्या वो एक विजनरी थे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी, या वो एक क्रॉनी कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट किया?
शायद वो दोनों थे। हमीश मैकडॉनल्ड, जो उनके सबसे बड़े आलोचक भी माने जाते हैं, अपनी किताब के अंत में स्वीकार करते हैं, धीरू भाई ने भारत को बदल दिया। उन्होंने एक सामंती अर्थव्यवस्था को आधुनिक शेयर होल्डिंग संस्कृति में बदला। उनके तरीकों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव पर नहीं। धीरू भाई अंबानी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया को सपना देखना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है। उन्होंने इंडिया के बिजनेस डीएनए को बदल दिया। उनके क्रिटिक्स रहेंगे, उनके फैंस रहेंगे, लेकिन कोई भी धीरू भाई अंबानी को इग्नोर नहीं कर सकता। फिल्म गुरु, जो उनके जीवन पर आधारित मानी जाती है, उस फिल्म का एक डायलॉग है जो उनकी जिंदगी को परफेक्टली सम अप करता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे, समझ लो तरक्की कर रहे हो। धीरू भाई ने इतनी तरक्की की कि सारी दुनिया उनके खिलाफ हो गई और फिर उसी दुनिया को झुककर उन्हें सलाम करना पड़ा। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, धीरू भाई की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि सारे नियम तोड़ दो। वो हमें ये सिखाती है कि अगर नियम तुम्हारी तरक्की रोक रहे हैं, अगर सिस्टम तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उस सिस्टम के आगे रोना बंद करो, अपना रास्ता खुद बनाओ, चाहे वो रास्ता कांटों भरा हो या मखमल का। क्योंकि इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो कतार में खड़े थे। इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने कतार तोड़कर अपनी अलग लाइन बनाई थी, और धीरू भाई उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। तो ये थी धीरू भाई अंबानी की पूरी कहानी। अगर आपको धीरू भाई की ये रैग्स टू रिचेस वाली कहानी पसंद आई, या अगर आप चाहते हैं कि हम मुकेश वर्सेस अनिल की उस लड़ाई पर भी एक डीप डाइव वीडियो बनाएं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धीरू भाई अंबानी की यह कहानी लिखी थी मेरे साथी रोहित घोरपड़े ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। इस पूरे किस्सा के वीडियो को बनाने में मेरे और भी कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगाम। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।